हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू संकल्प भारत। संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय संजीवनी जेईई में रोटेशनल मोशन का आखिरी लेक्चर लेकर आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर इंपल्स एंड इंपल्सिव टॉर्क। क्या है टॉपिक भाई? आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर इंपल्स एंड इंपल्सिव टॉर्क। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये रोटेशनल मोशन का आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर में कुछ ऐसा बहुत अलग सा नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं, बस जो हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं की एप्लीकेशंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बढ़िया छोटा सा 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर होने वाला है, तो अपना स्क्रीन का नोटिफिकेशन बंद कर लीजिए और फोकस के साथ अपने टेबल पर अपना पेपर पेन अपनी नोट्स लेकर बैठ जाइए और नोट करिए कंटेंट को, समझिए कंटेंट को, फील करिए कंटेंट को, ताकि आप रोटेशनल मोशन अच्छे से तैयार कर ले जाएं। अगर आज के लेक्चर को मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों ने रोटेशनल मोशन लगभग 16 घंटे पढ़ा है और 16 घंटे के रोटेशनल मोशन में अगर आपको आराम से 8 नंबर मिल रहा है तो ये 16 घंटे आपके बड़े किफायती हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, फिजिक्स का आपका दिमाग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो जो आसान चैप्टर्स हैं उनकी समझ आपको आपके लिए बहुत आसानी से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को और खत्म करते हैं आज रोटेशनल मोशन विद अ वेरी बेसिक वर्ड दैट इज एंगुलर इंपल्स। अब समझिए कि हम जानते हैं टॉर्क एक फॉर्मूला होता है टाउ दैट इज रिटन एज डीएल वेक्टर बाई dt। टाउ इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है? टाउ इक्वल्स टू लिखा जाता है डीएल वेक्टर बाई dt। चलिए बहुत बढ़िया सर, हम सब जानते हैं टाउ इक्वल्स टू डीएल वेक्टर बाई dt लिखा जाता है। अगर मैं कह दूं इफ dt टेंड्स टू 0, मतलब dt बहुत छोटा हो जाए, ठीक है ना, बहुत छोटा dt का मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो हो रहा है वो बहुत तेज हो रहा है, बहुत कम समय में अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो जो मेरा टाउ होगा वो क्या हो जाएगा? ये जो मेरा टाउ है ये वेरी लार्ज हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा और ये बहुत लार्ज जो टॉर्क आ रहा है इस टॉर्क का नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा भाई साहब इंपल्सिव टॉर्क। क्या नाम हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा इंपल्सिव टॉर्क। बहुत बढ़िया, जैसे आपने याद करो पढ़ा था इंपल्सिव फोर्स कि अगर एक बॉलर के पास एक बॉलर है, वो बॉलिंग करते हुए आ रहा है और वो एक बैट्समैन को बॉल करा रहा है और बैट्समैन उसको छक्का मारता है, तो सोचो टाइम ऑफ कांटेक्ट जो बैट और बॉल के बीच का रहता है वो बहुत कम रहता है और भाई इसमें जो बैट इंपैक्ट जनरेट करता है जिसकी वजह से बॉल का मोमेंटम चेंज होता है वो इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। उसके पीछे का बस बेसिक कारण यही होता है कि वहां जो dt होता है वो बहुत छोटा होता है। सेम एज यहां पर क्या है कि इसी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम में अगर समय बहुत कम लग रहा है तो आपका जो टॉर्क होगा वो कैसा टॉर्क आएगा? वो इंपल्सिव टॉर्क आएगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? चले भाई, अभी धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम सब लोग जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं कि टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अरे क्लियर? और सब हम जानते हैं कि डायरेक्शन का टॉर्क मतलब टॉर्क का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करा जाता है, इन सब के बारे में हमें ठीक ठाक क्लैरिटी है पूरा रोटेशनल मोशन पढ़ने के बाद। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बकायदा क्वेश्चंस के फॉर्मेट में सीखेंगे, कैसे हमारा इंपल्सिव टॉर्क आएगा, क्या रोल प्ले करेगा और उससे क्या रोटेशन मोशन की कहानी में बदलाव होगा। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, अगर मैं बहुत बेसिक लाइन से स्टार्ट करूं, मैं कहूं कि भाई अपने पास ये एक ट्रैक है, ठीक है, और ये इस ट्रैक के सामने एक दीवार लगी हुई है ऐसे, ठीक है भाई, ये ट्रैक के सामने एक दीवार लगी हुई है और ये जो ट्रैक है ये ट्रैक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 नहीं है और इस वाले जो अपनी वॉल रखी हुई है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, क्या बेटा? एक आपके पास ये सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास आपको पता है, 4 kg, जिसका रेडियस आपको पता है 2 मीटर, मास आपको पता है 4 kg, रेडियस आपको पता है 2 मीटर और ये इस ट्रैक के ऊपर प्योर रोलिंग मोशन करते हुए, रफ्तार इसकी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन। आपसे सवाल कहा गया कि भैया यहां पर जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग और इस दीवार से ये सिलेंडर आपका, ये सॉलिड सिलेंडर टकराता है। ये क्या है आपके पास? ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है। जब ये इस दीवार से टकराता है, इस दीवार का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दे रखा है, मतलब कैसा कोलिजन होता है? मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है।
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो सवाल ये पैदा होता है कि बताइए टकराने के बाद इसकी रफ्तार क्या होगी, इसका ओमेगा क्या होगा व्हेन इट विल बी अंडर प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, सवाल क्या पैदा होता है, क्वेश्चन पैदा होता है आफ्टर कोलिजन फाइंड इट्स v and omega when it starts प्योर रोलिंग। ठीक है भाई, चलो समझ आया कॉन्सेप्ट हमको। ठीक है, जब हम इसका सॉल्यूशन करने पहुंचे तो हमने एक बात सोची कि जब ये बॉल जो है ये इस दीवार से टकराएगी, देखना जब ये बॉल इस दीवार से टकराएगी तो क्या होगा, देखो जब ये बॉल इस दीवार से टकराएगी तो बस होगा क्या कि दीवार का ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल्स टू 1 है, मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड से टकराएगी तो टकराने के बाद इसकी ये रफ्तार कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा था तो यहां पर ओमेगा होना चाहिए, कितना ओमेगा होना चाहिए आपका v/r दैट इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकंड। जब ये सॉलिड सिलेंडर आपका इस दीवार से टकराएगा, ध्यान से सुनना, जब ये सॉलिड सिलेंडर इस दीवार से टकराएगा तो क्या होगा, जब ये मेरा सॉलिड सिलेंडर इस दीवार से टकराएगा तो ये दीवार इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी और ये नॉर्मल रिएक्शन इसकी रफ्तार को चेंज करेगा, इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को चेंज करेगा, मतलब इसके ओमेगा को चेंज करने वाला कोई नहीं है कोलिजन के बाद। क्या बात है भाई, अगर ओमेगा को चेंज करने वाला कोई नहीं है तो क्या होगा, टकराने के जस्ट बाद इसकी इधर की तरफ रफ्तार हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और ओमेगा यही रहेगा। और फिर उसके बाद कौन रोल में आएगा, उसके बाद रोल में आएगा इस सरफेस का फ्रिक्शन। और वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि ये फिर से क्या करने लग जाए, फिर से प्योर रोलिंग करने लग जाए। और जब ये प्योर रोलिंग करने लग जाएगा तो उस समय फ्रिक्शन इस सरफेस के बीच का और इसके बीच का शून्य हो जाएगा। अरे ठीक है, ये हमारे सॉलिड सिलेंडर और हमारी इस नीचे वाली जो सरफेस है जिसके ऊपर ये इनिशियली टकराने के बाद स्लाइड करेगा और स्लाइड करने के बाद रोल करना स्टार्ट करेगा। समझना कॉन्सेप्ट को, देखना क्या होगा, फाइनल सिचुएशन क्या होगी। फाइनल सिचुएशन इसकी कुछ इस तरह होगी कि ये आपका सरफेस था, ठीक है, चले भाई, और ये आपका दीवार से टकराया। दीवार से टकराने के बाद देखना, दीवार से टकराने के बाद हुआ क्या, दीवार से टकराने के बाद इसकी रफ्तार हो गई 10 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ, इधर हो गया 10 मीटर पर सेकंड। और टकराने के जस्ट बाद अभी इसका ओमेगा जो है कितना है, ओमेगा 5 रेडियन पर सेकंड ऐसे ही रहा। अरे ठीक है, दीवार से टकराने के बाद इसकी जो सामने वाली रफ्तार थी 10 मीटर पर सेकंड, वो पलट के कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। ओमेगा अभी भी 5 रेडियन पर सेकंड रहा। लेकिन ये जो सरफेस है मेरी, ये सरफेस मेरी स्मूथ नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन है और ये फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए। और अगर ये फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा भैया, इनकी रफ्तार को देखो, इस समय क्या होगा अगर टकराने के जस्ट बाद इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। और इधर ही होगा अपने पास कितना, रफ्तार v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है 5 रेडियन पर सेकेंड ये, और भाई रेडियस 2 तो मतलब 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकंड, और तो टोटल 20 मीटर पर सेकंड से ये पॉइंट आगे जाना चाहेगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इस 10 को घटाएगा, इस 10 को भी घटाएगा, और थोड़ी देर बाद ये वाला जो 10 है इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड घटते घटते और ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर हो जाएंगे। जिस समय बराबर हो जाएंगे उस समय ये प्योर रोलिंग मोशन करने लग जाएगा। तो अब तो पूरा सवाल अपना बेसिक वाला हो गया जो हमने पहले पढ़ा था। और फिर हम कहेंगे कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या कहेंगे भैया, कहेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ध्यान से देखिएगा, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल अबाउट पॉइंट A। अब वो A पॉइंट हम कहां बना लें, वो A पॉइंट हम यहां पर बना लें। तो जब हम यहां पर देख रहे हैं अभी इसका इनिशियल सिचुएशन, टकराने के जस्ट बाद इनिशियल सिचुएशन ये है, फाइनल सिचुएशन क्या होगी, फाइनल सिचुएशन क्या होगी बेटा जी, देखना फाइनल सिचुएशन इनकी कुछ इस तरह हो जाएगी कि इनकी रफ्तार इधर की तरफ हो जाएगी, v, और भाई साहब इनका ओमेगा इधर की तरफ हो जाएगा, कुछ अपना ओमेगा। ठीक है भाई, चलो भाई, तो अब हमको ये v और ओमेगा निकालना है। तो हम v और ओमेगा कैसे निकालेंगे,
तो जब हम एल इनिशियल अबाउट ए देखेंगे तो देखो ये जो अपने पास रोटेशनल मोशन कर रहा है, जिसकी जो ये गोल गोल घूम रहा है, इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है। तो आई इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास ये क्या है, अपने पास ये सॉलिड सिलेंडर है, तो 1/2 mr², दैट इज 1/2, मास है 4 और r की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, और अपने पास हो जाएगा ये कितना, 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हम एल इनिशियल में क्या लिख देंगे, 8, और ओमेगा कितना लिख देंगे, ओमेगा लिख देंगे अपने पास भाई साहब 5, और ये डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, तो मैं इनवर्ड वाले को नेगेटिव मान ले रहा हूं और आउटवर्ड वाले को पॉजिटिव मान ले रहा हूं, ठीक है भाई। फिर उसके बाद प्लस, अब देखो ए पॉइंट के अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो बाहर आएगा, और ये ट्रांसलेशनल वाला है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो एमबीआर हो जाता है। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है अपने पास 4 kg, रफ्तार दे रखी है 10, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास है 2, अरे ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम एल फाइनल अबाउट ए लिखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हमको मिल जाएगा आई इंटू ओमेगा, ये भी कैसा है, आउटवर्ड, प्लस एम वी आर, क्लियर है भाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास हो गया 8 × 5 = 40 माइनस 40 प्लस अपने पास 80, और ये अपने पास आई का वैल्यू 8, ओमेगा की जगह लिख सकते हैं v/r, और r अपने पास 2 है, प्लस यहां पर मास अपने पास 4 है, v अपने पास नहीं पता, और r अपने पास कितना है, 2 है, और इससे ये कट जाएगा, और फिर अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास 4 दूना 8, और ये 2 चौक को 8 हो जाएगा भाई। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, ये 12v हो जाएगा, और ये अपने पास 40 हो जाएगा, तो v की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 40/12, और 40/12 आ गया तो हम इसको कर सकते हैं 4 दूना 8, 4 × 12, 4 × में 40, मतलब अपने पास कितना, 10/3 मीटर पर सेकेंड, और फिर v = r ओमेगा हो जाएगा, और भाई v = r ओमेगा हो जाएगा, ये अपने पास 10/3 है, r अपने पास 2 है, ओमेगा अपने पास निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, ये अपने पास है 10/3, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास ओमेगा है, तो ये अपने पास यहां से ओमेगा निकल कर आ जाएगा 5/3 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो भी हम यहां से बता सकते हैं। ये अपने पास एक सुंदर सा शानदार सा सवाल था, ठीक है। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अभी अच्छा क्वेश्चन और बनेगा, सेम इसी क्वेश्चन को अगर बदल दिया जाए, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इस क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना क्या कह दिया भाई। हमने कहा कि ये हमारे पास दीवार थी ना, देखो एक दीवार हमारे पास ये थी, एक दीवार हमारे पास ये थी, देखो भाई हुआ क्या, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, हाँ भाई, ओहो चलो भाई इनको थोड़ा बड़ा करके खींच देते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहां पर ये अपने पास एक बॉल है, ठीक है, और चलो अब इसका थोड़ा सा शेप बदल देते हैं। मान लो अब हम कह दे रहे हैं कि ये जो हमारा शेप है ना, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास आपको दे रखा है 5 kg, रेडियस अभी भी इसका कितना है, रेडियस अभी भी इसका दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। ये अपने पास सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है 5 kg, रेडियस अपने पास 2 मीटर, और कहा जा रहा है कि यहां पर जो फ्रिक्शन है ना, दैट इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, म्यू इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। ये जो म्यू है अपना, ये सफिशिएंट है किसके लिए, ये सफिशिएंट है भाई साहब प्योर रोलिंग के लिए। और भैया अब क्या है कि अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस का म्यू जो है ये 0 नहीं है, इस सरफेस का म्यू 0 नहीं है। मान लीजिए हम कह दे रहे हैं कि इसका म्यू दे रखा है आपको 0.5, और इसका अभी मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी लगा दे रहा हूं, ये कह दे रहा हूं ये दे रखा है 1/2, और ये आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से प्योर रोलिंग मोशन करते हुए। तो जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद सबसे पहला सवाल पूछा गया कि जस्ट टकराने के बाद इसकी रफ्तार क्या होगी, आपको वो बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कंटेंट को और आगे बढ़ाएंगे। सवाल पूछा गया कि टकराने के जस्ट बाद बताइए इसकी रफ्तार क्या होगी, ठीक है। तो चलो भाई वो कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द velocity of solid sphere just after collision। कोलिजन के जस्ट बाद क्या है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपसे कैलकुलेट करवाना है। तो भाई मैं कह रहा हूं कि एक काम करो, इसको यहां ले आओ, देखो जब ये टकराएगा तो क्या होगा, जब ये टकराएगा तो भाई ये जो सामने वाली दीवार है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, और नॉर्मल रिएक्शन लगाने की वजह से इसकी जो हॉरिजॉन्टल रफ्तार है,
इसकी जो हॉरिजॉन्टल रफ्तार इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो इधर अपने पास हो जाएगा E इंटू वी। अरे हम जानते हैं कोलिजन तो हम पढ़ के आए, टकराने के जस्ट बाद रफ्तार EV हो जाती है। E अपने पास 1/2 और V अपने पास कितना है, V अपने पास 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख दूंगा इसको 5 मीटर पर सेकंड, ये इसकी रफ्तार हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ये यहां टकराएगा, जैसे ही यहां टकराएगा, अगर आप ध्यान से देखो, यहां कह रहा फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, तो एक समझदार बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि इसका ओमेगा कुछ इस हिसाब से होगा, और इस ओमेगा की वैल्यू V/R होगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 रेडियन पर सेकेंड। बट ध्यान देना, जैसे ही यहां ये टकराएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा, टकराते समय कोलिजन हो रहा है, तो मेरा ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये इंपल्सिव होगा। कैसा होगा नॉर्मल रिएक्शन, कैसा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव होगा। और यहां मेरा फ्रिक्शन जो है, यहां मेरा फ्रिक्शन जो है, ये भाई साहब ये शून्य नहीं है। और अगर मेरा यहां पर फ्रिक्शन है, यहां पर रफ सरफेस है, तो मेरा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट नीचे जाना चाह रहा है, और ये जो मेरा फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, ये भी कैसा होगा, ये भी इंपल्सिव होगा। जब ये यहां आया 10 मीटर पर सेकंड से इससे टकराया और टकरा के वापस हुआ 5 मीटर पर सेकंड से, तो इस दीवार ने इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया, और वो नॉर्मल रिएक्शन मेरा इंपल्सिव था। और अगर मेरा नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव था, तो उससे आने वाला फ्रिक्शन भी मेरा क्या होगा, उससे आने वाला फ्रिक्शन भी मेरा इंपल्सिव होगा। ठीक है, अगर इंपल्सिव होगा, अगर इंपल्सिव होगा, तो आपको समझना है भाई, आपको समझना है भाई कि अगर ये इंपल्सिव फ्रिक्शन है, तो टकराने के जस्ट बाद ओमेगा में बदलाव हो जाएगा। तो फाइनल ओमेगा क्या होगा, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। हमको यह पता चल गया कि एक्स एक्सिस में रफ्तार इसकी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या यह फ्रिक्शन इसको वाई एक्सिस में भी टकराने के बाद रफ्तार देगा? क्या यह फ्रिक्शन इसको वाई एक्सिस में भी टकराने के बाद रफ्तार देगा? हाँ बिल्कुल देगा भाई। ये फ्रिक्शन इसको वाई एक्सिस में भी रफ्तार देगा और इस ओमेगा को भी बदलेगा। तो सर इसकी वाई एक्सिस में क्या रफ्तार होगी, इसका ओमेगा क्या होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रोटेशनल मोशन है, सिंपल मिक्स करके कॉन्सेप्ट आते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस और अगर आपको टॉपिक्स थोड़े ढंग से क्लियर है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन कोई बहुत लेंदी और बहुत टिपिकल नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं फॉर एक्स एक्सिस, ध्यान से देखो, फॉर एक्स एक्सिस मेरा जो फोर्स लग रहा है वो मेरा इंपल्सिव फोर्स है। कौन सा वाला फोर्स? ये नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स। तो मैं इसको लिखूंगा एन डी टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। मास कितना दे रखा है? इसका मास दे रखा है 5 kg और मोमेंटम में कितना बदलाव हुआ? 5 माइनस 10 हो गया भाई। तो मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया एन डी टी। ये क्या है? ये मेरे पास इंपल्सिव फोर्स है, याद रखिएगा, इंपल्सिव फोर्स है मेरा ये एन। तो यहां से ये जो मिल रहा है मुझे, ये मुझे इंपल्स मिल रहा है, याद रखिएगा, इंपल्स एन डी टी दैट इज 5 × 5 - 10। तो ये अपने पास 10 और 10 कितना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 और 5 15 हो जाएगा। तो 15 या 45 चौक को 60, ये अपने पास 75 हो जाएगा। ठीक है, एनडीटी की वैल्यू अपने पास 75 हो जाएगी, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। और दूसरा एक इंपल्सिव आया फ्रिक्शन, वो कौन सी एक्सिस में आया? वो वाई एक्सिस में आया। और फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है? म्यू एन डी टी। ठीक है, फ्रिक्शन आपके पास म्यू एन है, तो ये म्यू एन इंटू डी टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा भाई साहब 5 kg और रफ्तार वाई एक्सिस में कितना है? वी वाई। ये इक्वेशन नंबर बी हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो एनडीटी की वैल्यू आपको कितनी पता है? एनडीटी की वैल्यू आपको 75 पता है। तो वी वाई निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। वी वाई कैसे निकालें? ए और बी को कंपेयर कर दें। म्यू अपने पास 0.5 दे रखा है, ये अपने पास 75 है, यहां अपने पास 5 वाई है। 5 से ये कितना हो जाएगा? ये 0.1 हो जाएगा। और जब आप वी वाई की बात करेंगे तो ये आपके पास 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हमको पता चल गया कि हमारा वी वाई जो होगा वो 7.5 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, ओमेगा पर भी फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं क्या होगा फाइनल ओमेगा? तो देखो, फाइनल ओमेगा घटा, लेकिन अभी मैंने ओमेगा की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। तो मैं क्या जानता हूं? मैं जानता हूं भाई कि जब यहां पर ये जो फ्रिक्शन है ये इंपल्सिव है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फ्रिक्शन से जो टॉर्क आएगा वो भी कैसा होगा? वो भी इंपल्सिव होगा। और अगर इंपल्सिव होगा तो डीएल, इंपल्सिव एंगुलर इंपल्स जो होगा वो इंपल्सिव टॉर्क इंटू डी के बराबर होगा। और इंपल्सिव टॉर्क कितना हो जाएगा? इंपल्सिव टॉर्क म्यू एन इंटू आर इंटू डी टी। म्यू एन इंटू आर इंटू डी टी। कैसे भैया? म्यू एन ये फ्रिक्शन फोर्स, ये आर और ये डी टी, दैट इज इक्वल टू, इसका डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड।
पहले मेरा जो ओमेगा था 5 रेडियन पर सेकेंड, उसका भी डायरेक्शन इन्वर्ट था, और फाइनल जो ओमेगा बना उसकी भी डायरेक्शन को मैं इन्वर्ट ही मान रहा हूं। ठीक है, मैं नहीं मान रहा कि ये पूरा गोल घूम गया। अगर मैंने गलत डायरेक्शन माना होगा तो मेरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो देखो म्यू एन आर डी टी ये किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हम निकाल लेते हैं भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अगर हम निकालें तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाता है, आई इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर, तो ये अपने पास 2/5 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ये अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब जब यहाँ पे आई इंटू ओमेगा रखोगे तो ये आपके पास आई का वैल्यू हो गया अपने पास कितना 8, और ओमेगा फाइनल ओमेगा कितना हो गया, फाइनल ओमेगा अपने पास नहीं पता। अच्छा ठीक है, फिर माइनस साइन लगाया, फिर उसके बाद देखो कितना माइनस साइन लगाया, फिर उसके बाद कितना, इनिशियल कितना था, इनिशियल अपने पास 8 इंटू कितना था, 8 इंटू ओमेगा नॉट दैट इज 5, तो ये अपने पास हो गया -5। ठीक है, अरे समझ आया क्यों भाई, क्योंकि हम इनवर्ड वाली डायरेक्शन को कैसा मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं। म्यू की वैल्यू है 0.5, आर की वैल्यू है आपके पास 2, और एन डी टी की वैल्यू कितनी है, एन डी टी की वैल्यू आपके पास है 75, एंड दैट इज इक्वल टू -8 ओमेगा, और ये अपने पास कितना हो जाएगा +40। अच्छा ठीक है भाई, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 75 इक्वल्स टू -8 ओमेगा +40। ठीक है, तो 8 ओमेगा की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी सर, 8 ओमेगा की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी, 8 ओमेगा की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 75 - 40, 5 और 7 में से 4 जाएगा तो 3, मतलब 8 ओमेगा विल बी इक्वल टू 35, तो ओमेगा विल बी इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, ओमेगा विल बी इक्विवेलेंट टू 35/8, माइनस साइन के साथ, क्या ध्यान से देखो, ओमेगा विल बी इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ 35/8 रेडियन पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है, माइनस ऑफ 35/8 रेडियन पर सेकेंड का क्या मतलब है, अगर आप इसका पूरा मतलब ढंग से और ध्यान से समझे तो मजा आएगा सर, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, देखो कि जब इससे बॉल टकराती है, जब इस जगह पर बॉल टकराती है तो टकराने के बाद क्या हो रहा है, टकराने के जस्ट बाद की सिचुएशन में बना रहा हूं, टकराने के जस्ट बाद बॉल के साथ क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, चलो भाई देखो हुआ क्या, टकराने के जस्ट बाद इसकी इधर रफ्तार हो गई अपने पास कितनी, इधर रफ्तार हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इधर रफ्तार हो गई कितनी 7.5 मीटर पर सेकेंड, और इसका ओमेगा इधर की तरफ हो गया, इसका ओमेगा इधर की तरफ हो गया, कितना हो गया, ये जो ओमेगा हो गया ये हो गया 35/8 रेडियन पर सेकेंड, 35/8 रेडियन पर सेकेंड। क्यों ऐसे हो गया सर, क्योंकि हमने जो ओमेगा का डायरेक्शन माना था वो इनवर्ड माना था, और अगर मेरा वैल्यू नेगेटिव आया इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी थी वो गलत डायरेक्शन मानी थी, तो सही डायरेक्शन कितना हो जाएगा, सही डायरेक्शन जस्ट पलटी मार जाएगा, दैट्स इट। मतलब अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका बेसिक सा मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने मानी थी हमारी डायरेक्शन उसके जस्ट ऑपोजिट होगी, मतलब ये इधर की तरफ ओमेगा से गोल घूम रहा होगा। ठीक है, चले यहां तक कहानी क्लियर है, ये अपने पास आ गया ओमेगा दैट इज -35/8 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो अब क्या सवाल बन सकता है, अब यहां से सवाल बन सकता है कि भैया इसके पास दो रफ्तार है, एक आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक ऊपर की तरफ 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल अगला बन जाएगा कि बताइए टकराने के बाद ये कितनी देर बाद आकर इस नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर गिरेगा। देखो ये ऐसे जाएगा, टकराएगा और टकराने के बाद उछल कर आके गिरेगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब अगर ध्यान से देखो तो ये तुम्हारे पास पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो सर हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें, तो हम कह देंगे कि भैया ये हमारा ux है, ये हमारा ui है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास हो जाएगा 2ui/g। 2ui की वैल्यू कितनी है, ui की वैल्यू अपने पास दे रखी है 7.5। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाई g कितना दे रखा है, g आपको दे रखा है 10। आप इसको सॉल्व करिए और अपने पास आंसर निकाल दीजिए, तो ये अपने पास हो जाएगा 1.5 सेकेंड। अच्छा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं हम क्या, ui²/2g से। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2ux ui/g लगा सकते हैं। अब देख रहे हो
ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बन गया। लेकिन जो समझदार बच्चा होगा वही इसको कर पाएगा, वही इसको समझ पाएगा, हर के बस की बात नहीं है। इसी वजह से थोड़ा फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और बन जाता है, और वो क्या बन जाता है बेटा जी, वो बन जाता है कि अगर मान लो, देखो समझना, कॉन्सेप्ट समझना, कि अगर मान लो ये आपके पास सरफेस है और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है म्यू, दैट इज इक्वल टू 0.6। म्यू कितना गिवन है? म्यू गिवन है 0.6। मैं कह रहा हूं कि एक बॉल है आपके पास ऐसे, ठीक है, समझो सिंपल। ये आपके पास एक बॉल है, ये आपके पास एक बॉल है जो इससे टकरा रही है, और मैं इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दे दे रहा हूं 1/2। ये बॉल इससे, इस सरफेस से टकरा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, बस ऐसे सीधी सीधी ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से टकरा रही है। तो टकराने के बाद, टकराने के जस्ट बाद क्या होगा? सोचो, अगर ये बॉल इस सरफेस से 10 मीटर पर सेकंड से टकरा रही है तो टकराने के जस्ट बाद, टकराने के जस्ट बाद क्या होगा? ये है, ये टकराते समय, टकराने के जस्ट बाद इसकी रफ्तार ऊपर की तरफ, ये मेरे पास सरफेस फिक्स्ड है, इसकी रफ्तार ऊपर की तरफ हो जाएगी EV, दैट इज 1/2 इंटू 10, और हम सिंपल लिख लेंगे कितना? 5 मीटर पर सेकंड, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दुख के, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा सर, जब ये यहां टकराई तो इसने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो भैया ये नॉर्मल रिएक्शन मेरा कैसा था? ये नॉर्मल रिएक्शन मेरा इंपल्सिव था। तो सर जब ये टकराई तो क्या यहां पे फ्रिक्शन नहीं आया? सोचो, जब ये बॉल यहां टकराई तो क्या फ्रिक्शन नहीं आया? सवाल है कि जब ये मेरी बॉल यहां टकराई तो क्या टकराते समय इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं आया? तो आंसर है बेटा, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो है ना, ये जब इस सरफेस पे टकराई है तो इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश नहीं की, बॉल ऐसे छोड़ी हमने, वो बॉल ऐसे टकराई और टकरा के ऊपर उछल गई। ये है अपने पास कंडीशन नंबर 1। यहां पर मेरा फ्रिक्शन, यहां पर अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होने के बावजूद भी कंडीशन 1 में मेरा फ्रिक्शन कितना आया? 0 आया। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों पॉइंट्स टकराए, जब टकराए तो स्लाइड करने की कोशिश नहीं की, तो स्लाइड करने की कोशिश नहीं की, ठीक है भाई, तब स्लाइड करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर इसी कंडीशन को बदल दिया जाए, समझिए क्या बदल दिया जाए भाई, इस कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए। हाँ भाई, क्या चेंज कर सकते हो आप कंडीशन में? हम कह रहे हैं, आइए ना बताते हैं आपको क्या चेंज कर सकते हैं बेटा। देखिए, अगर हम इसी कंडीशन को चेंज कर दें, हम कहें कि भैया ये हमारी फ्लैट सरफेस है, देखो ये हमारी जो है, ये हमारी फ्लैट सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर एक बॉल टकराती है, ये रही आपकी वो बॉल, ये रही आपकी ये बॉल जो इसके ऊपर टकराती है, ठीक है, और टकराने के बाद फिर वापस हो जाती है, समझिएगा। ओहो, ठीक है, ओके, चलिए भाई, देखिए ये जो बॉल है ये इससे टकरा रही है कितनी रफ्तार से? ये इससे टकरा रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। देखिए ये बॉल इससे टकरा रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, साथ में ये 5 रेडियन पर सेकंड से घूम भी रही है, और इसका मास, इसका रेडियस आप लिख लीजिए 2 मीटर, और इसका मास आपको दे दिया गया है 4 kg, और कहा जा रहा है कि ये ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास, या मास इसका कर लीजिए 3 kg, ठीक है, मास कर लेते हैं अपने पास, मास कर लेते हैं अपना 3 kg, और ये कहा जा रहा है कि ये है ना एक हॉलो स्फीयर, क्या है भैया? ये एक हॉलो स्फीयर जिसका मास है 3 kg, जिसका एंगुलर वेलोसिटी है 5 रेडियन पर सेकंड इधर की तरफ, ठीक है, ये ऐसे गोल घूम रही है, और कितनी रफ्तार से नीचे हिट कर रही है? 10 मीटर पर सेकंड से हिट कर रही है इस सरफेस को, जिस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है, जिस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी 0.5 है। तो टकराने के जस्ट बाद बताइए इसकी रफ्तार क्या होगी? टकराने के जस्ट बाद बताना है आपको कि इसकी रफ्तार क्या होगी। तो सर टकराने के जस्ट बाद एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है? कि जब ये 10 मीटर पर सेकंड से इस फिक्स सरफेस से टकरा रहा है तो ये फिक्स्ड सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, और ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन कैसा है? ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है, ठीक है, और मेरा ये जो पॉइंट है जब इससे टकराया तो इधर की तरफ स्लाइड करने की कोशिश किया, कितने से? ओमेगा आर से, और अगर ओमेगा आर से स्लाइड करने की कोशिश किया तो इसके ऊपर इधर की तरफ फ्रिक्शन लगा, दैट इज F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, ठीक है। जैसे ही आ गिरा, इसने स्लाइड किया इधर की तरफ ओमेगा आर से, तुरंत इसके ऊपर लग गया फ्रिक्शन F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, जिसने इसको 2 रफ्तार दी।
इस इंपल्सिव नॉर्मल रिएक्शन ने इसको ऊपर की तरफ रफ्तार दी, कितनी, वो दिया ईवी। और भैया इस इंपल्सिव रिएक्शन की वजह से ये जो फ्रिक्शन आया, इसने इसको एक रफ्तार दी इधर की तरफ Vx, और ये इंपल्सिव फोर्स है। तो इस इंपल्सिव फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क आएगा जो इसको एक रफ्तार देगा इधर की तरफ, कितना, ओमेगा। ठीक है, अगर हमने सब कुछ सही माना तो हमारा ये डायरेक्शन सही आएगा, अदरवाइज हमारा ओमेगा नेगेटिव आ जाएगा। बस इसका कहने का मतलब क्या है, इस फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क आएगा, इस फ्रिक्शन की वजह से इस पॉइंट पर जो टॉर्क आएगा वो कैसा होगा, वो इंपल्सिव टॉर्क होगा। क्यों? क्योंकि मेरा नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है, तो मेरा फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा, तो जो मेरा टॉर्क आएगा वो भी इंपल्सिव होगा। और अगर मेरा टॉर्क इंपल्सिव होगा तो वो इस ओमेगा को क्या करेगा, कम करना चाहेगा। कम करना चाहेगा तो हो सकता है इसको घटा के 0 कर दे, हो सकता है इसको घटा के इधर की तरफ 5 रेडियन पर सेकेंड है, घटा के 2-3 रेडियन, या हो सकता है कि इसके रोटेशन को ही पलट दे। अरे ठीक है, इसी पर पूरे क्रिकेट बॉल का कॉन्सेप्ट चलता है। अरे बात समझ आ रही है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ये आपके पास हो गया F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। तो हमको 3 चीजें निकालनी है। क्या? एक हमको EV जो हमको सिंपल दिख रहा है, 10 से टकराया, E की वैल्यू 0.5 है, तो ये अपने पास हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब Vx निकालना है, तो Vx कैसे निकालेंगे? देखो भैया, Vx निकालने की जब बात आएगी तो हम कह देंगे कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये मेरा इंपल्सिव है, तो इसकी वजह से जो इंपल्स होगा वो फोर्स इनटू चेंज इन टाइम होगा, F dt होगा। तो F dt किसके बराबर होगा? F हो गया अपने पास n, और ये अपने पास dt, और ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दैट इज 5 माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मल्टीप्लाइड बाई इसका मास कितना है, मल्टीप्लाइड बाई इसका मास 3 है, तो 10 और 5 15, और ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास 45 हो जाएगा। ये अपने पास चेंज इन वेलोसिटी है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास मास है। ठीक है, अच्छा भाई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। अच्छा, दूसरा इक्वेशन कौन सा? दूसरा ये फ्रिक्शन जो इसको हॉरिजॉन्टल क्या दे रहा है, जो इसको हॉरिजॉन्टल Vx दे रहा है, और जब इस फ्रिक्शन की बात करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा म्यू एन डी टी इक्वल्स टू, मास कितना है इसका, मास है इसका 3, और x में रफ्तार कितनी है, Vx। अब a और b को अगर आप कंपेयर कर दें तो आप देखो एन डी टी की वैल्यू आपको 45 पता है, म्यू आपको कितना, म्यू आपको 0.4 दे रखा है, 0.5 दे रखा है। अगर मैं इसको 0.3 कर दूं तो कुछ बात बनेगी क्या? नहीं, छोड़ो, जाने दो। आओ, म्यू की वैल्यू अपने पास हो गई 0.5, एन डी टी अपने पास हो गया 45, और ये अपने पास 3 इंटू Vx, और ये 3 से कट जाएगा, ये 15 या 45 हो जाएगा, और फिर से आपके पास Vx मिल जाएगा कितना, दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये Vx आपको पता चल गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब ओमेगा देखो, अब ओमेगा देखो क्या होगा। अब ओमेगा का क्या होगा भाई, अब एक समय ऐसा आएगा कि ये जो मेरा ओमेगा है टकराने के जस्ट बाद क्या हो जाएगा। तो भैया हुआ क्या, ये ओमेगा में बदलाव कैसे हुआ? तो इस ओमेगा में बदलाव होने का सबसे बड़ा कारण, इस ओमेगा में बदलाव होने का सबसे बड़ा कारण इस इंपल्सिव फोर्स की वजह से आने वाला टॉर्क है। तो ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? तो जब हम इसके टॉर्क की बात करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा म्यू एन इंटू आर इंटू म्यू एन इंटू आर, ये अपने पास टॉर्क हो गया। आउटवर्ड डायरेक्शन है और इसमें dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा एंगुलर इंपल्स हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा भैया L फाइनल माइनस L इनिशियल के। फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा। ये अपने पास कितना हो गया, ये हो गया I इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट था, तो भैया ये अपने पास कितना हो जाएगा, यहां पर प्लस ओमेगा नॉट, जो अपने पास कितना था, 5 रेडियन पर सेकेंड था। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो म्यू एन डी टी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी निकल के आई है, म्यू एन डी टी की वैल्यू तुम्हारे पास निकल कर आई है भाई 15 या 45, या एन डी टी की वैल्यू तुम्हारे पास 45, म्यू की वैल्यू तुम्हारे पास 0.5। तो 0.5 इंटू 45, और आर की वैल्यू है आपके पास 2, आई की वैल्यू है आपके पास 8 ओमेगा प्लस 5। ठीक है, चलो भाई, ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास 2 4 जा 8 हो जाएगा, और इधर अगर हम देखें तो ये अपने पास हो जाएगा 45/8, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा प्लस 5। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48/8 माइनस 5, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 8 × 40, मतलब 8/8, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड। आपके पास ओमेगा आ गया कितना, आपके पास ओमेगा आ गया बेटा जी 1 रेडियन पर सेकेंड। देख रहे हो, अब हमको पता चल गया,
अब हमको पता चल गया टकराने के बाद इसकी ऊपर की तरफ रफ्तार 5, आगे की तरफ रफ्तार 7.5, और जिस ओमेगा से ये गोल घूम रहा है, ये ओमेगा कितना है? ये ओमेगा है आपके पास 1 रेडियन पर सेकेंड। अब इसी में सवाल आपसे बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और क्या बनाया जा सकता है? आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि टकराने के जस्ट बाद बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। कितने लोगों को तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाए टाइम ऑफ फ्लाइट है, ऐसा भी कुछ होता है क्या, बुद्धि गायब हो जाएगी तुरंत। लेकिन अगर आप समझदारी से पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? ठीक है, चले भाई आगे बढ़े, कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। ये था अपने पास एंगुलर इंपल्स और आपका इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे की कहानी क्या है। तो हमारी आगे की कहानी स्टार्ट होती है भाई साहब कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग से। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग, समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग कुछ खास नहीं है भाई, सिंपल बेसिक बातें जो आज तक आप पढ़ के आ रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही है और कोई नई बात नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग की बात अगर समझे, मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि आपके पास एक क्यूब है जिसका साइड है 4 मीटर। इसका साइड कितना है? इसका साइड है 4 मीटर, सारी साइड से 4 मीटर, और इसका मास दे रखा है आपके पास 12 केजी। और कहा गया कि ये जो आपका क्यूब है भाई, ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और इस सरफेस पर ये क्यूब आपका जस्ट इस पॉइंट के अबाउट हिंज है। ठीक है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक बुलेट है, इधर से आ रही है, इस बुलेट का मास आपको दे रखा है 200 ग्राम। कहा गया कि ये कितनी रफ्तार से, सवाल पूछा गया ये कितनी रफ्तार से यहां से 3 मीटर ऊपर टकरा जाए, यहां से 3 मीटर ऊपर टकरा जाए। ठीक है, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो अपने पास वुडन ब्लॉक है, या ये भी अपने पास जो भी ये क्यूब है, ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाए, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो जब ऐसा होगा तो देखो क्या होगा कि ये जो आपके पास बुलेट है जब इससे टकराएगी, इसका मास कितना दे रखा है? 200 ग्राम। जब इससे टकराएगी तो क्या होगा? जब ये बुलेट इससे टकराएगी तो इसके अंदर फंस जा रही है। द बुलेट इज एम्बेडेड इन द क्यूब। बुलेट गेट्स एम्बेड इन द क्यूब। ठीक है, इस क्यूब के अंदर बुलेट जाके फंस जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कितनी रफ्तार से ये टकराए कि ये जो ब्लॉक है ये टॉपल कर जाए। ठीक है, तो चलो भाई अभी तो सबसे पहली बात हम ये सोचें कि जब ये इससे टकराएगा तो क्या होगा। तो इस क्यूब को ओमेगा मिलेगा इस पॉइंट के अबाउट। तो सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि कितना ओमेगा मिलेगा। अगर हमको ओमेगा की समझ आ गई तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें ये पता है कि जब ये बुलेट इससे टकराएगी तो इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, और फिर ये जो ब्लॉक है ये बुलेट के ऊपर इधर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों सेम पॉइंट पर लगाएंगे। अरे ठीक है, नेट फोर्स 0 है तो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क भी कितना होगा? 0 होगा। और नेट टॉर्क अगर 0 होगा तो मैं सिंपल सी बात लिख सकता हूं कि L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। क्या लिख सकता हूं बेटा? तब मैं लिख सकता हूं L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। चलो भाई, अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर लिखा जाए तो मास है अपने पास कितना? मास है अपने पास 200 ग्राम, मतलब 0.2 केजी। रफ्तार कितनी है? रफ्तार अपने को नहीं पता। ठीक है, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यहां से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हिट कर रहा है? तो वो अपने को दिया गया है 3 मीटर। ठीक है, ये अपने पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। इसका डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड वाले को हम क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव। अब जब फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, ये बुलेट इसके अंदर फंस जाएगी, इसका मास 12 केजी है, इसका मास 0.2 केजी है। दैट मींस दिस m इज फार लेस देन कैपिटल M। दिस m इज फार लेस देन कैपिटल M। अगर एम्बेड हो गया तो 12 केजी को जो ओमेगा मिलेगा, अगर उसमें 0.2 केजी बढ़ा दोगे तो ओमेगा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको जरूर देखना पड़ेगा, अदरवाइज जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ये बात जरूर मेंशन रहती है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो जब फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो सर फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I इंटू ओमेगा। अब सारा गेम ये I लिखने का है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट आपको I लिखने आना चाहिए। अगर आप इस पॉइंट के अबाउट I नहीं लिख पाएंगे, आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो I कैसे लिखा जाएगा बताओ? आई कैसे लिखा जाएगा? तो हम कह रहे हैं भैया इस एक्सिस के अबाउट आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, तो एक काम करो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो,
कौन सी एक्सिस के अबाउट? ये वाली जो मेरी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, और फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो I1 I2 और इस एक्सिस के अबाउट अपने पास है I डैश, और इस एक्सिस के अबाउट अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। ठीक है भाई, यहां से लेकर यहां तक का गैप कितना होगा? ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास पूरा कितना होगा? 4√2। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा 2√2 मीटर। कैसे भैया, हम कैसे लिख दे रहे हैं 2√2 मीटर? सोचिए तो जरा, सोचिए तो जरा, 2√2 मीटर कैसे लिख दे रहे हैं? ये अपने पास कितना है? पूरा 4√2 है, तो उसका आधा कितना होगा? 2√2 मीटर ही तो होगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखना होगा तो सबसे पहले तो हम I डैश लिखेंगे। सारा गेम यहां पर I निकालने का है, तो पहले I डैश लिखोगे तो ये I1 प्लस I2 के बराबर होगा। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ml²/12, और इसका भी ml²/12। मास आपके पास कितना है? 12। तो 12 इंटू एल का मतलब कितना? 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस 12 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। इस 12 से ये 12, इस 12 से ये 12 कट जाएगा, 4 चौक को 16, और 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। ये अपने पास आ जाएगा I डैश। फिर उसके बाद जब अपने को I निकालना होगा तो I डैश, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ये आपके पास I डैश है और ये आपके पास I है, तो I डैश सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है, प्लस mh²। तो मास आपके पास कितना है? 12, और h की वैल्यू है अपने पास 2√2 का स्क्वायर। तो I डैश आपके पास आया है 32, और ये आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 12 बट्टे 96, मतलब 32 प्लस 96। ठीक है, तो 6 2 8 हो गया, और 9 3 11 हो गया, मतलब अपने पास कितना हो गया? ये अपने पास हो गया 118 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो जब हम इस I की वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे तो हमको कितना मिलेगा? तो हमको कितना मिलेगा सर? 0.2 इंटू वी इंटू 3 इक्वल्स टू 0.2 इंटू वी इंटू 3 इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा, इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। I कितना है अपने पास? I है अपने पास 118 इंटू ओमेगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। हमारे पास दो अननोन है, ना तो हमको V पता, ना तो हमको ओमेगा पता। अब हम करें क्या? तो भैया हमको अब यहां से ओमेगा के टर्म में अपनी कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो अगला कंडीशन अपने पास क्या बनता है? ये अगर ओमेगा की बात करी जाए तो ओमेगा इसको कितना मिला है? तो ओमेगा की अगर बात करी जाए तो ये मिला है 0.2 v इंटू 3 डिवाइडेड बाई 118। अरे ठीक है, ये अपने को ओमेगा मिला है, और ये ओमेगा की वजह से इसको टॉपल करना है। तो अगर इसको टॉपल करना है तो टॉपलिंग की सिचुएशन क्या बनेगी? देखो, अगर मेरा ये जो स्क्वायर है, देखो ये मेरा स्क्वायर था जिसका साइड था कितना? जिसका साइड था 4 मीटर। बहुत ध्यान से समझना, ये मेरे पास स्क्वायर है जिसका साइड था 4 मीटर। ठीक है, अगर ये अपना ऐसी स्थिति में आ जाए, कैसी स्थिति में आ जाए बेटा जी, कि ये जो एक्सिस जा रही है, देखना ये भाई साहब, ये आपके पास एक सिचुएशन बनती है ऐसे। ठीक है भाई, ये यहां देखो, यहां वाले कॉन्सेप्ट को फील करो। अगर ये ऐसे टॉपल कर रहा है, ये वाला हिस्सा पूरा उठ के यहां चला है, जस्ट पार कर जाए, यही तो डायगोनल था। ठीक है, यही तो अपना डायगोनल था। जस्ट इस पॉइंट को पार कर जाएगा तो क्या होगा? ये अपना फिक्स पॉइंट था। इस पॉइंट के अबाउट पहले ये बॉक्स ऐसे रखा था, फिर ऐसे लुढ़का और जस्ट इस पॉइंट को पार किया, तो आगे तो अपने आप ही चला जाएगा। तो सारा गेम बस इसको यहां तक ले आने का है। अरे क्लियर है? चले भाई, तो देखो कैसे ले आएंगे। ये अपने पास हाइट कितनी है? तो ये हमको पता है कि ये जो हमारी हाइट है ये 2√2 मीटर है। ठीक है, तो समझो ना, जब यहां पर था तो ये हाइट कितनी थी? ये हाइट अपने पास थी 2 मीटर। अगर ये 2 मीटर से उछलकर ये सेंटर ऑफ मास 2 मीटर से उछलकर कितना मीटर चला गया? 2√2 मीटर चला गया। जो बुलेट के टकराने की वजह से इसको ओमेगा मिल रहा है, तो ये टॉपल कर जाएगा, तो ये इस तरफ पलट जाएगा। ध्यान से देखो, ये बुलेट आई, इससे टकराई, तो इसने टॉपल किया। क्यों? क्योंकि इसको ओमेगा मिला 0.2 इंटू वी इंटू 3/118। अरे क्लियर? इतना ओमेगा इसको मिला, और इस ओमेगा की वजह से इसने ऐसे टॉपल करने की कोशिश की। अगर इसका सेंटर ऑफ मास जो 2 मीटर पे है, अगर ये 2 मीटर से बढ़कर कहां चला जाए? 2√2 मीटर की हाइट तक चला जाए। कैसे जाएगा हाइट तक? इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगा तो हाइट पर जाएगा। अगर 2√2 मीटर की हाइट को पार कर जाएगा, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये दूसरी तरफ टॉपल कर जाएगा। ठीक है, मतलब हमको इसको धक्का मार के बस यहां तक पहुंचाना था, पहुंचाने के बाद आगे तो ये अपने आप गिर जाएगा।
तो भैया जो ओमेगा मिला इसको बुलेट के टकराने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी मिली, और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये गोल घूमा, ये हाइट चढ़ा, तो मतलब वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने से पहले पहले 2√2 मीटर चला जाए तो ये टॉपल कर जाएगा। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे कब? बुलेट के जस्ट टकराने के बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो बुलेट के टकराने के जस्ट बाद इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो गया? 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया जस्ट मेरा mgh के। किसके बराबर? ये बराबर हो गया mgh के। ठीक है भाई, चलो तो 1/2 आई की वैल्यू कितनी है? जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट हमने जो आई निकाला है वो कितना निकाला? वो 118 किलोग्राम मीटर स्क्वायर निकाला है। और ओमेगा स्क्वायर हो गया, मास अपने पास कितना है? ध्यान से देखो, मास अपने पास कितना है? मास अपने पास 12 है और अपने पास जी की वैल्यू 10 है। और हाइट कितना है? हाइट अपने पास है 2√2 - 2। अरे क्लियर? हाइट अपने पास कितना है? 2√2 - 2 है। और यहां से हम अपना ओमेगा निकाल सकते हैं। यहां से हम ओमेगा निकालेंगे और ओमेगा की वैल्यू को उठाकर यहां रख देंगे। हमको क्या मिल जाएगा? हमको v रफ्तार मिल जाएगी। एंड दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग। और कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग। समझ रहे हो क्या? अब और क्या जानना चाहते हो? और देखो भाई, सिंपल बातें हैं, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे और इस तरह के क्वेश्चंस को ब्यूटीफुली आप निकाल ले जाओगे। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लो। और एक क्वेश्चन क्या बन जाता है भाई? और एक बढ़िया सवाल बन जाता है सिंपल की, मान लीजिए आपसे कह देगा कि अब आपके पास ये जो ब्लॉक है ना, जिसका साइड आपके पास ए है, ये आपके पास एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है जिसका साइड आपके पास कितना है? ए है। ये इधर की तरफ आ रहा है कितनी रफ्तार से? ये v रफ्तार से इधर की तरफ आ रहा है भाई साहब। और यहां रास्ते में एक ऐसे कुछ भी एक ब्रेकर टाइप हिस्सा पड़ा हुआ है। तो सवाल ये पूछा गया कि बताइए ये कितनी रफ्तार से आए, इसका मास दे रखा है m, बताइए ये कितनी रफ्तार से इससे टकराए कि ये टॉपल कर जाए। ये भी सवाल बन जाता है। तो इसमें अपने को क्या करना है? देखो क्या करना है, जब ये इससे टकराएगा तो क्या होगा? फाइनल सिचुएशन सोचो इसके बारे में कि जब ये भाई साहब इससे टकराएंगे तो टकराते समय क्या होगा? टकराते समय इनका ये जो v वाला जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो क्या होगा? ये एंगुलर मोमेंटम कन्वर्ट हो जाएगा और इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ओमेगा से गोल घुमाएगा। अगर ये ओमेगा इतना सफिशिएंट रहा, अगर ये ओमेगा इतना सफिशिएंट रहा, कितना सफिशिएंट रहा? अगर इतना सफिशिएंट रहा कि इसको ऐसे टॉपल करा दिया, अगर इतना सफिशिएंट रहा कि इसको ऐसे टॉपल करा दिया, कहां तक टॉपल करा दिया बच्चा? देखो ये थोड़ा स्क्वायर का शेप नहीं बनाए, इसको स्क्वायर के शेप में बनाते हैं। हाँ भाई, इन भाई साहब को ऐसे स्क्वायर के शेप में बनाते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि स्क्वायर टाइप बन गया है। हाँ, काम भर का हो गया है, काम भर का स्क्वायर बन गया है। चलो देखो, ठीक है, अगर ये ऐसे चला जाता है, अभी देखो, अभी इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है? a/2 हाइट पर है। अगर इसका सेंटर ऑफ मास इस ओमेगा से कितना आगे चला जाता है? मतलब a/√2 पर चला जाता है। अगर ये a/√2 पर चला जाता है, कैसे? यहां से लेकर यहां तक पूरा a√2 है, तो इसका आधा कितना होगा? a√2/2 मतलब a/√2। अगर a/√2 हाइट तक इसका सेंटर ऑफ मास यहां से उठकर यहां चला जाता है तो ये टॉपल कर जाएगा। और भाई तो हमको देखना पड़ेगा कि इस v रफ्तार से, सवाल ये पैदा हुआ कि इस v रफ्तार से जब ये इससे टकराएगा, इस v रफ्तार से जब ये इससे टकराएगा भाई साहब, तो इसको कितना ओमेगा देगा? अभी मुझे इस v के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अभी मुझे क्या पता है कि बताइए कितनी रफ्तार से ये इससे टकराए कि ये टॉपल कर जाए। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये इससे टकराएगा तो भैया इसको ओमेगा देगा। और अगर ये ओमेगा इतना सफिशिएंट रहा, इस ओमेगा की वजह से इस ब्लॉक को इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिली कि वो जब a/√2 को पार कर गया तब तक इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई। तो ये टॉपल कर जाएगा। और अगर इसके पहले इसकी सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई तो ये टॉपल नहीं करेगा, यहां के बाद फिर वापस गिर जाएगा। अरे ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम निकालें v और ओमेगा के बीच का रिलेशन। तो कैसे निकालेंगे भाई? टकराने से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि टकराएंगे तो यही तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा और इसी पॉइंट के अबाउट तो आप एंगुलर मोमेंटम देख रहे हो।
अरे क्लियर है। और इसी पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क देख रहे हो, तो नेट टॉर्क कितना होगा 0, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कांस्टेंट। मतलब मैं क्या लिखूंगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, मास है m रफ्तार है v और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a/2 और फाइनल एंगुलर मोमेंटम मेरा हो जाएगा I इंटू ओमेगा। और ओमेगा तो भाई ठीक है I क्या लिखेंगे, तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है ma²/3, इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/3। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट दोनों एक्सिस को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ma² दैट इज mv इंटू a/2 इंटू ओमेगा। इससे ये कट जाएगा, a से स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी भाई 3v/4 और डिवाइडेड बाई a, ये आपका ओमेगा आ गया। अब अगर ये ओमेगा इतना सफिशियंट है कि इसके सेंटर ऑफ मास को a/2 से a/√2 हाइट तक पहुंचा दे तो भैया ये टॉपल कर जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपल लिखना है k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए तो 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मत लिखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो mgA/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पहुंचने पर 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना mgA/2, ठीक है। तो 1/2 आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 2ma²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mgA/2 माइनस a/2, ठीक है। तो a को भी बाहर कर लो, a को भी बाहर कर लो, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो तुमको क्या मिलेगा, तब तुमको मिल जाएगा भैया ma²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या भाई ma²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू mgA और इधर कितना हो जाएगा, इधर अपने पास हो जाएगा 1/√2 या 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2√2, ये अपने पास हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब इस m से इस m को काट दें और ये अपने पास ma² है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास भाई ma² है, ये अपने पास ma² है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई a से स्क्वायर कट जाएगा तो g/a और यहां चला जाएगा 3, यहां वाला a नीचे आ जाएगा और ये 2 माइनस √2/2√2 हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा किसके बराबर है सर, ओमेगा बराबर है 3v/4a के। ओमेगा अगर 3v/4a के बराबर है तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 9v²/16a² इक्वल्स टू 3ga इंटू 2/2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2√2। a से स्क्वायर कट जाएगा, 3 से 3 त्रिक का 9 हो जाएगा तो v² की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 16/3 g इंटू a इंटू 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2√2। और अगर आपको v लिखना है तो आप v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, v इक्वल्स टू लिख सकते हो 4 कितना g इंटू या a इंटू g/3 2 जा 6√2 इंटू 2 माइनस √2, खत्म हो गया। ये अपने पास आ गया कितना, ये अपने पास कितना आ गया, ये आ गया v। अगर आप इस ब्लॉक को इतनी रफ्तार से आगे की तरफ भेजेंगे ये इससे टकराएगा और टकराने के बाद टॉपल कर जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। यहां खत्म होता है हमारा कंप्लीट रोटेशनल मोशन। इसके बाद हम संजीवनी में मिलेंगे अगले अपने नए चैप्टर के साथ और उस चैप्टर का नाम है भाई ग्रेविटेशनल मोशन। बहुत सारे लोग रोटेशनल मोशन को छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि सर बहुत कठिन है, सर आना एक सवाल या 2 सवाल ही है तो क्यों इतना टाइम खर्च करें। अगर आप 11वीं क्लास में हैं, अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो आप इस चैप्टर्स को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर आप ड्रॉप में हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला हिस्सा कवर कर लीजिए, उसके बाद वाला हिस्सा स्ट्रेटेजिकली छोड़कर आप किसी आसान चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये छोटी मोटी स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी वीडियो के साथ हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर में संजीवनी के, एंड विद अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी न्यू एंड वेरी इजी चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल मोशन। तब तक के लिए धन्यवाद, मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है, और खुश रहिए।